नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त आप सबके सामने आज फिर से लीगल हेल्प सॉल्यूशन एसोसिएट से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर दहेज का आईपीसी सेक्शन 498 का मुकदमा दर्ज हो जाए तो आपको कैसे बचना है और किस तरीके से आपको अपना डिफेंड करना है। और अगर आपको पुलिस परेशान करती है या आपके ससुराल वाले आपको धमका रहे हैं तो आपको कैसे कार्रवाई करनी है, कैसे आपको बचना है, इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। और अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि अगर कोई कंप्लेंट थाने में जाती है पति के खिलाफ या पति के परिवार के खिलाफ में, तो वो लोग कितने डिप्रेशन में आ जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा समय देना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए कि किस तरीके से आपका बचाव करना है, अपने परिवार का बचाव करना है और किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रेटजी जो बनानी है कि हमें अपने केस को डिफेंड करना है। तो इन सब मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। तो हमारा वीडियो जो है अंत तक देखना। और अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपने देखा होगा कि महिला जो कानून है वो पुरुषों पर पूरी तरीके से हावी है और हर बार यही धमकाया जाता है। महिला के दिमाग में हमेशा यही चलता है कि कानून हमारे फेवर में, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जितना चाहेंगे उतना मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही से लड़ेंगे, सही से अपनी बात अगर रखेंगे, फैक्ट पे रखेंगे, मेरिट्स पे रखेंगे, एविडेंस के साथ, अभिलेखों के साथ अगर अपनी बात रखेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन मैंने देखा है कि अगर कोई थाने में कंप्लेंट चली जाती है, वुमेन सेल में चली जाती है, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। और महिला को ये लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी जब ससुराल वालों के या पति की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है, वो जब चाहेगी केस चलने के बावजूद भी घर में घुस जाएगी, जब चाहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम आपको आज वही बताने वाले हैं कि अगर आपके खिलाफ में यदि कोई शिकायत जाती है दहेज संबंध में या किसी भी मैटर में, अगर आपकी पत्नी अगर आपके खिलाफ में शिकायत करती है तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि आपकी काउंसलिंग की जाए। और काउंसलिंग इसलिए की जाए क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना निर्णय दिया था जिसमें कि डायरेक्शंस भी इशू हुई थी होम मिनिस्ट्री के लिए और ऑल स्टेट्स के डीजीपीज के लिए कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में सबसे पहले प्री इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसलिए काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग में फैक्ट्स पता किए जाते हैं। लेकिन आपने अमूमन देखा होगा कि थाने में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। कितने पे आप एविडेंस दिखाइए, कितना कुछ भी हो जाइए, तो आपके ऊपर एक इलीगल प्रेशर बनाने के लिए एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि जिसने मुकदमा दर्ज कराया है दहेज का, उसके 161 के बयान सीआरपीसी के तहत में लिए जाएंगे और आयोग क्या करेगा, 162 के बयान अपनी तरफ से अपनी मर्जी से लिख के भेज देगा। चार्जशीट हो गई उसकी कंप्लीट, उसकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। आपको किस तरीके से बचना है, अगर आपके खिलाफ में अगर कभी एफआईआर अगर दर्ज होती है तो आपको सबसे पहले 24 घंटे के अंदर आपकी एफआईआर कोर्ट में पहुंच जाएगी। वहां से सर्टिफाइड कॉपी निकालिए और अपना देखिए कि उसमें क्या क्या दिया गया है, कौन आईओ है, क्या क्या फैक्ट दिए गए हैं। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, उसमें से ही आपको कमियां निकालनी है, उसी में आपका बचाव लिखा हुआ है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दहेज का मुकदमा एक बार अगर दर्ज हो गया तो वो सिर्फ सीआरपीसी 482 क्वेश्चन पावर सिर्फ हाई कोर्ट में है, बाकी कुछ नहीं। नीचे आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा और पुलिस अधिकारी जो विवेचक है वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। तो हमें कैसे किस तरीके से बचना है, तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो तो आप अपने जो बयान हैं वो एफिडेविट पर उस आईओ के पास विवेचना में शामिल करने के भेजिए और वो शामिल करेगा। इससे क्या होगा कि वो 162 के बयान जो हैं प्रतिवादियों की तरफ से यानी पति परिवार की तरफ से वो अपनी मर्जी से नहीं लिख पाएंगे। अगर वो अपनी मर्जी से लिख देते हैं तो जब भी चार्जशीट पे कॉन्विनेंस लिया जाएगा, मजिस्ट्रेट जब भी कॉन्विनेंस लेंगे आपको नोटिफाई करेंगे। आपको नोटिस देने के बाद में आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप उस पर आपत्ति दे सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको नहीं बुलाया गया है, सीआरपीसी 41A का नोटिस देना जरूरी है। आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है किसी भी तरीके से। अगर आपने सीआरपीसी 41A का नोटिस का अगर आपने पालन नहीं किया है, उस कंडीशन में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अमूमन केस में नहीं करती है पुलिस, क्योंकि पुलिस को पता है कि वो सिर्फ लीगल वे में ही चल सकती है
अगर उसको किसी को गिरफ्तार करना होगा तो संबंधित मजिस्ट्रेट से या संबंधित अधिकारी से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसका कि प्रॉपर रीजन उसको बताना पड़ेगा। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बचाओ और अपना डिफेंस क्लियर करके चलो। अगर आपके खिलाफ में अगर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो आप संबंधित जिले के अधिकारी को आप शिकायत दे सकते हैं। आप अपने बयान विवेचक को शामिल करने के लिए अपने जिले के सक्षम पुलिस अधिकारी के मार्फत विवेचना में शामिल करने के लिए दे सकते हैं। आप जो आपके खिलाफ में जो आरोप लगाए गए हैं उन फैक्ट को पुख्ता करने के लिए आप कई तरीके की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, लीगल प्रोसीजर से आप गुजर सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके खिलाफ में जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है 498A का, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 498A के साथ में कोई भी संगीन सेक्शन क्यों ना लगा हो, लेकिन वो पारिवारिक मामले में ही आ जाता है। अगर वो सेक्शन अलग लग रहा है तो फिर बात अलग है, तो उसमें पुलिस को गिरफ्तार करने का और ये सब चीज़ों का अधिकार होगा। लेकिन अगर 498 अगर किसी सेक्शन में लगी है तो वो पारिवारिक मामला ही बन जाता है, ना तो आपकी कहीं नौकरी जा रही है और ना ही आपको कोई अरेस्ट करने वाला है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों ने मतलब वीडियो देखे मैंने, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं आपके 498 के साथ में कोई संगीन धाराएं लगी हैं, आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, आपको ये कर लेगी, जेल भेज देगी। तो ये इन ट्रिकों पे मत जाइए, क्योंकि पुलिस को पावर नहीं है। जब 498 साथ में लग जाती है तो वो सिंपली एक पारिवारिक मामला बन जाता है और यहाँ पर सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ये भी देखना होता है कि कहीं परिवार ना टूट जाए। लेकिन जब मुकदमा ही दर्ज हो गया है 498 में, तो वहाँ पे कोई समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रखती है और ना ही नीचे समझौता हो सकता है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो की जाती है। अगर आपके खिलाफ में झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो आप उस पर आपत्ति देते हुए आप सक्षम अधिकारियों को आप लिख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। आगे हम बताएंगे कि अगर पुलिस वाला मुकदमा दर्ज करने के बाद अगर आपको धमकाता है कि हम आपको जेल भेज देंगे, या रुपए मांगने की कोशिश करता है, या नाम निकालने के लिए रुपए मांगता है, तो आप कैसे उसके खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे आप मूव कर सकते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। देखते रहिए हमारा वीडियो और आपको हर जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। एक प्रैक्टिकल वे में, एक पर्सनल वे में हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि लड़ना सीखिए, क्योंकि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस लगा दिया तो यहाँ से अगर आप बच गए तो हो सकता है कोई और महिला आपके ऊपर किस्मत आजमाने की कोशिश करे। इसलिए अपना बचाव खुद करिए और दूसरों की बातों में मत आइए। मैं जो काम करता हूँ मैं सशुल्क काम करता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ उसका पैसा लेता हूँ, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियाँ अपनी भी हैं। समाज सेवा अपनी जगह है और जिम्मेदारियाँ अपनी जगह हैं। हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से अलग हटकर समाज सेवा को उसको रूप नहीं देना चाहते। इसलिए गलती हुई हो माफ़ कीजिए, लेकिन हमारा वीडियो अंत तक देखते रहिए। अगले वीडियो में हम अपनी बात जारी रखेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए